नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं HCS मेंस 2023 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर जो टॉपिक्स आ सकते हैं या फिर जो ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक्स आपके कुछ ज्योग्राफी से रहेंगे, कुछ इन्वायरमेंट से भी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है जिससे सवाल आने के चांसेस बनते हैं वो है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर देखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वहाँ के कई आइलैंड्स जो हैं उन पर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर देखा जाए तो आइलैंड की डेवलपमेंट के लिए हैं बेसिकली, लेकिन अगर कुछ और एस्पेक्ट भी इसके आपको नजर आते हैं, जैसे कि डिफेंस पर्पस के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पर रिसेंटली पिछले साल की बात करें सो वहाँ पर बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं उनके नाम को भी बदला गया है। ये जो इवेंट हुई थी इसमें कई सारे जो ऐसे आइलैंड्स थे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो ग्रुप है उसके अंदर, वहाँ पे आइलैंड्स के जो नाम हैं वो शहीदों के नाम पर, जो हमारे देश के अंदर ऑलरेडी जो सैनिक है जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो द्वीप समूह है वहां पर जो द्वीप है उनके नाम बदले गए थे। तो दो रीजन बनते हैं यहाँ पर जिस वजह से ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम में आएगा। पहला तो क्या है, वहां पर कई तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के अंदर वो स्टार्ट किए गए हैं। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी स्थापना की गई है। और उसके अलावा ये जो आइलैंड है ये वैसे भी हमारा जो भारत है उसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर आप लोकेशन देखेंगे आपको नजर आ जाएंगे आपके ये 8 डिग्री से लेके 10 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में आपको ये नजर आ जाएंगे, 10 और 6 के बीच में। तो यहाँ पर होगा क्या कि इसके बिल्कुल नजदीक ही इस तरफ को आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो आपको नजर आ जाएंगे। और इससे इस डायरेक्शन में ही चाइना सी जो है वो नजर आ जाएगा। तो चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए भी ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर, आप इसके जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हर चीज उसकी बताएंगे, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का रिलेवेंस बताएंगे, आप उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बताएंगे, आप ये बताएंगे कि वहां पर डेवलपमेंट क्यों रिक्वायर्ड है चाइना को काउंटर करने के लिए भी, और किस तरह से भारत सरकार जो है अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अंडमान निकोबार आइलैंड में बनती है उसको यूटिलाइज कर सकती है प्रॉपरली। क्योंकि अगर प्रीवियसली देखा जाए भारत को आजाद हुए 1947 से अभी तक 75 साल लगभग हो चुके हैं, और इन सालों के अंदर भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है अगर देखा जाए तो बॉर्डर एरिया नॉर्थ की बात करें, एक साइड चाइना एक साइड पाकिस्तान, उस हिस्से को काफी अच्छे तक कवर किया है। लेकिन अब देखें तो जो रिसोर्सेज के लिए जो एक रेस लगी हुई है डिफरेंट नेशंस के बीच में, तो वहां पर चाइना, साउथ चाइना सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, वहां पर अपना जो एक दबदबा है उसको कायम करना चाहता है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत जो है इस एरिया को अपने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकता है। और जो साउथ चाइना सी है या फिर इंडियन ओशन में भी अच्छी तरह से नजर रख सकता है। तो ये सब चीजें आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आता है तो मेंशन कर सकते हैं। जो टॉपिक है वो हमने आपको बता दिया है, एग्जैक्टली इसी तरह से सवाल होगा या फिर इस चीज के ऊपर होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्योंकि रिसेंट इवेंट्स ऐसी हुई है जिसकी वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड्स और जो अंडमान वाला है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जिसके आने के चांसेस है वो है आपका पॉक्सो एक्ट। अब ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके अंदर क्या बात की गई है, ये एक्ट आपका 2012 के अंदर आया था, और इसमें जो चाइल्ड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके अगेंस्ट जिस भी तरह की असॉल्ट देखने को मिलता है या फिर हरासमेंट देखने को मिलती है तो उसमें जो सजा है वो प्रोवाइड की जाती है। सजा जो है कन्विक्ट है उसको सजा दी जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज 18 साल से कम है, उस बच्चे को अगर किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है या फिर किसी और तरह से हरासमेंट की जाती है तो जो भी पर्सन होगा, जो आपका बच्चा होगा, उसको कन्विक्शन जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज नई क्या आई है और इसके अंदर होता क्या है कि ये अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर हम देखें कि कितने लोग जो केसेस है वो रजिस्टर्ड हुए हैं और कितने जो बच्चे हैं या फिर कितने जो लोग हैं उनको जो सजा है वो दी गई, तो 44% जो है वो केसेस रजिस्टर किए गए हैं और उसमें से कन्विक्शन जो हुआ है वो 14% हुआ है। ओके, अब इसके अंदर एक चीज नई क्या देखने को मिल रही है, देखिए इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल रखी गई है कि 18 साल से कम उम्र के जो होंगे अगर उन बच्चों के ऊपर किसी तरह का कोई हैरासमेंट होती है तो वो जो कन्विक्शन होगा, जो केस रजिस्टर किया जाएगा वो पॉक्सो एक्ट के अंदर किया जाएगा।
अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 18 मान लीजिए 18 या 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर कोर्ट के अंदर भी पिटीशन दायर की गई है कि जो एज है उसको कम किया जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल की सोसाइटी के अंदर जो आपके बच्चे हैं, या बच्चे तो ना कहें, अगर हम सिर्फ एज को मेंशन करें कि 18 साल या 17 साल के जो लड़के या लड़कियां हैं, वो जो कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की गई थे उसके अंदर ये कहा गया था कि वो अपनी लाइफ के ऊपर या फिर वो इतने ज्यादा समझदार होते हैं कि वो डिसीजन ले पाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके अंदर अब जो एज है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि जो एज है उसको 18 से कम किया जाए, क्योंकि 18 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, लड़का लड़की जो भी होगा, उसके लिए ये इस तरह से उम्मीद की जा रही है, फिर उस तरह से कहा जा रहा है अदालत के अंदर कि वो अपने जो डिसीजंस हैं उसको इजीली ले सकते हैं। तो ये जो एज लिमिट है ये सही नहीं है। 18 साल जो है वो रैशनल इमेज नहीं है, उसको कम किया जाना चाहिए 2 साल, और उसको 16 किया जाना चाहिए। सो उसके ऊपर ये जो टॉपिक था न्यूज में रहा था, तो इसके ऊपर जो सवाल है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें अगले टॉपिक के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर बात करें पोलर वोर्टेक्स के बारे में, तो ये टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पोलर वोर्टेक्स क्या है, ये साउथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम द आर्कटिक। ये ऊपर वाला आर्कटिक का हिस्सा है, यहाँ से नीचे की तरफ को शिफ्ट कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। क्यों है पोलर वोर्टेक्स, एक्चुअली में है क्या, देखिए जो वार्म विंड होती है और क्लोज जो आपकी हॉट विंड होती है या फिर कोल्ड विंड होती है, उनकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। अब पोलर वोर्टेक्स क्या है कि ये जो आपकी कोल्ड विंड होती है ना, जो पोलर एरिया में है आर्कटिक में, ये एक्सपेंड करती है साउथ की तरफ को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये आपकी 66 डिग्री से ऊपर ही देखने को मिलती है। 66.5 डिग्री जो आपकी लैटिट्यूड है नॉर्थ में, उसके अराउंड ही ये देखने को मिलती है। लेकिन अब नई चीज क्या देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि ये जो पोलर वोर्टेक्स है, मतलब ये जो हवा है जो पोल से आती हैं, ये आपकी 66.5 से भी आगे क्रॉस करके आ रही है। 66 की बात करें, उसके बाद 65, 64, 60 या फिर इस नीचे की तरफ को आ रही है, आपकी इक्वेटोरियल एरिया की तरफ या सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ को मूव कर रही हैं। अब इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, पोलर वोर्टेक्स की वजह से देखिए कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अगर एक आपको सिंपल चीज मैं बताऊं तो कई बार क्या होता है, पोलर वोर्टेक्स होता है एक, मान लीजिए लैंड एरिया है, इसमें यहाँ पर काफी जो हॉट एयर नजर आ जाएगी। मान लीजिए कनाडा के अंदर ये एग्जांपल देखने को मिला था 2 साल पहले कि कनाडा के कुछ एरिया में, आप नॉर्मली कनाडा को देखते हैं तो वहां पे बर्फ नजर आती है, लेकिन कुछ टाइम पहले 2 साल पहले की बात है कि वहां पे कनाडा के अंदर इवन सर्दियों के अंदर जो कुछ सिटीज थी उनका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। अब विंटर्स के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी कनाडा के अंदर जो कि टेम्परेट एरिया के अंदर लाई करता है। उसका रीजन क्या था कि ये जो मान लीजिए जो हीट है जमीन से निकल रही है, इवन विंटर्स के अंदर भी सनलाइट तो पड़ती है तो हीट तो होगी, लेकिन ये जो पोलर वोर्टेक्स है, मतलब ये जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवा है, वो इस हीट को ट्रैप कर लेती है। यहाँ पर ऊपर से ये फ्लो करती रहती हैं और इस तरह से फ्लो करती है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ये हीट जो है वो बाहर, जो कि आसमान में जानी चाहिए, वो जा नहीं पाती है, और कॉन्टिन्यूसली एक जगह पर ये हीट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इकट्ठी रहती है काफी समय के लिए। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहां से धुआं निकलता है और जो टेम्परेचर है वो और इंक्रीज करता रहता है। अब ये जो जब तक ठंडी हवा जो ऊपर से जाती रहेगी इस वार्म विंड के या फिर वार्म एनवायरनमेंट के, तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से नीचे का जो स्पेस का जो नीचे जमीन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो ये टेम्परेचर राइज देखने को मिला था कनाडा के अंदर। सो ये आपका पोलर वोर्टेक्स वाला जो टॉपिक है, सो ये साउथ की तरफ को शिफ्ट कर रही है। मतलब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, या फिर किस तरह से जो ह्यूमंस है उनकी वजह से ये जो डिफरेंट जो चीजें हो रही है एनवायरनमेंट के अंदर, वो आप इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। उससे आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन रहेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल है हमारी अर्थ का, जो फ्यूचर का फ्यूल है एक्चुअली में, जो आने वाले समय में फ्यूल देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे कि जानते होंगे आप कि इंडिया को अपनी जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो सारी कोयले से करता है। तो कोयला हो गया या फिर नेचुरल गैस होगी, क्रूड ऑयल हो गया, इसके अलावा एक अलग अल्टरनेटिव इंडिया को ढूंढने की जरूरत है। तो अगर आपका ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं कि क्या रीजंस है कि हमें जो ये आपकी रिसोर्सेज है, जैसे कि कोयला हो गया या फिर आपका क्रूड ऑयल हो गया, इनसे शिफ्ट होकर दूसरे
तरफ के रिसोर्सेज पे फोकस करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में आपका क्या है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये आपकी बनाई जाती है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ये हाइड्रोजन पैदा की जाती है और इसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इरिस्पेक्टिव, अब अगर आप कहेंगे कि कोयला हो गया वो भी नेचुरल रिसोर्स है या फिर क्रूड ऑयल है वो भी नेचुरल रिसोर्स है, डेफिनेटली है, लेकिन उनसे क्या होता है, उनसे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, उनसे पॉल्यूशन निकलता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करने से इसमें पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। तो ये फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ये सब क्लाइमेट चेंज की जो चीजें हो रही है ये इन्हीं गैसेस की वजह से हो रही हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी डिक्लेरेशन साइन हुई है, जैसे COP27 ये आपकी डिक्लेरेशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, इसके बारे में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। भारत को क्यों जरूरत है उस तरफ जाने की, तो ये सब चीजें आप इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें इंडिया और नेपाल के बारे में, इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ सभी के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट नेपाल के साथ इम्पोर्टेंट है अभी नेपाल हो गया या फिर भूटान, ये दो कंट्रीज है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे, इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप तो काफी समय से है और जो भी ट्रीटीज साइन हुई हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में किस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में नॉर्मली किसी तरह का कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, एक आधा डिस्प्यूट है, जैसे कि काला पानी वाला डिस्प्यूट है जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है, तो आप मेंशन करेंगे। और किस तरह से उस बॉर्डर को जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया जा सकता है, या किस तरह से जो इंडिया नेपाल अपने रिलेशन को है वो और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। एक चीज तो आपके इंडिया नेपाल रिलेशंस में ये आ जाएगी, ठीक है, कि किस तरह से पास से अभी तक रिलेशन रहे हैं और आगे किस तरह से डेवलपमेंट की जा सकती है। उसके अलावा अगर बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान में भी आप जानते होंगे डोकलाम वाला जो इशू है, तो उसमें भी उस पर भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, तो वो भी अगर आप देख के जाएंगे टॉपिक को समझ के जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा एग्जाम के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेरे ख्याल से। आगे अगर बात करें तो HCS अभी का एग्जाम के बाद 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से कई कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ऑप्शनल भी प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 ऑप्शनल आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे 24,999 के अंदर। आप इन ऑप्शनल को अलग से बाय कर सकते हैं। GS का कोर्स अगर पूरा ना भी लेना चाहे, अगर आप चाहें तो GS और ऑप्शनल का कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन जो कि आपका होगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, प्लस आपका जो GS का कंप्लीट कोर्स है वो आपको 39,999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर एक और चीज क्या खास होगी कि आपको हमारी तरफ से जो टेस्ट सीरीज होंगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी, और इसके साथ आपको जो बुकलेट्स होंगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। नोट्स वगैरह जो होंगे HCS 2024 को टारगेट करते हुए ये लगभग आपका 9-10 महीने का जो कोर्स है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने अचीव किए हैं। ये हमारे मोदगिल IPS हैं और आकृति सेठी मैम IPS हैं। इसके अलावा स्टेट PCS की अगर बात करें तो ये हमारे रिजल्ट आप देख सकते हैं जो हमने अचीव किए हैं। कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।